नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने कल लाल पतन और इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपन ने PS और फर्स्ट और PS सेकंड बताए थे कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके लिए कम से कम दो क्या होते हैं, फोटो सिस्टम होते हैं, जिनको क्रमशः PS फर्स्ट एवं PS सेकंड कहते हैं। इनका अध्ययन करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। अब हम पहला स्टार्ट करते हैं PS फर्स्ट। हाँ भाई, PS फर्स्ट पर के अंदर पर्णहरित के विभिन्न अणु, PS फर्स्ट में पर्णहरित के विभिन्न अणु, कौन कौन से अणु काम में आते हैं PS फर्स्ट में? काम में आता है क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690 और क्लोरोफिल 700। यानी पर्णहरित के विभिन्न अणु कौन कौन से? क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690, क्लोरोफिल 700 काम में आते हैं। इनके अलावा कैरोटेनॉइड्स भी काम में आते हैं। PS फर्स्ट में क्लोरोफिल के कौन कौन से अणु? 660, 670, 680, 690, 700 और कैरोटेनॉइड काम में लिए जाते हैं। ये वर्णक अणु विभिन्न तरंग दैर्घ्यों का प्रकाश अवशोषित करके, ये जो वर्णक अणु हैं ये विभिन्न तरंग दैर्घ्यों का प्रकाश अवशोषित करके, सारे के सारे विभिन्न तरंग दैर्घ्यों का प्रकाश अवशोषित करके अंत में किसको दे देते हैं? CHL 700 को दे देते हैं। ये पर्णहरित अणु विभिन्न तरंग दैर्घ्यों का प्रकाश अवशोषित करके अंत में CHL 700 को दे देते हैं। इस CHL 700 को अभिक्रिया केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिक्रिया केंद्र। इसको P70 भी बोलते हैं ऐसे। ये अभिक्रिया केंद्र है। PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र कौन है? P700। हाँ भाई, दोबारा समझना। पर्णहरित के विभिन्न अणु विभिन्न तरंग दैर्घ्यों का प्रकाश अवशोषित करके अंत में CHL 700 को दे देते हैं, जो अभिक्रिया केंद्र की तरह काम करता है। इसे P70 से भी प्रदर्शित करते हैं। ये जो अभिक्रिया केंद्र है, इस अभिक्रिया केंद्र से उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अब ये भाई ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा P700 पे गई। अब P700 से क्या निकले? उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए ऊर्जा का निर्माण करेंगे। दोबारा से ध्यान देना, PS फर्स्ट है, ये इसके अंदर विभिन्न जो पर्णहरित के अणु हैं वो सौर ऊर्जा का अवशोषण करके या प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करके अंत में P70 को दे देते हैं, जिसको हम अभिक्रिया का केंद्र भी कहते हैं। PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र कौन होता है? CHL 700 या इसको P700 भी बोल देते हैं। किसको दे देते हैं? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये जो PS फर्स्ट है, कौन सा? PS फर्स्ट है, ये एक तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, और दूसरा
अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण दोनों में काम आता है। पीएस फर्स्ट है वो चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकार के प्रकाश फास्फोरिलीकरण में काम आता है। पीएस फर्स्ट है ये ग्रेना स्ट्रोमा के थाइलेकोइड में संपन्न होता है। हाँ भाई, पीएस फर्स्ट है वो ग्रेना स्ट्रोमा के थाइलेकोइड में संपन्न होता है। दूसरा आता है पीएस सेकंड यानी फोटो सिस्टम सेकंड, प्रकाश तंत्र द्वितीय। प्रकाश तंत्र या फोटो सिस्टम सेकंड। हाँ भाई, फोटो सिस्टम सेकंड में पर्णहरित के, यहाँ पे तो पर्णहरित के ये वाले अणु काम आ रहे हैं। यहाँ पे पर्णहरित के कौन कौन से अणु? CHL 650, CHL 660, CHL 670, CHL 680 यानी क्लोरोफिल 650, 660, 670, 680, कैरोटीनोइड प्लास्टोपिनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F काम में आते हैं। यानी पीएस सेकंड में पर्णहरित के 650, 660, 670, 680 अणु काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा कैरोटीनोइड, प्लास्टोपिनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F काम में आते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो प्रकाश ग्राही अणु हैं या सौर विकिरणों को अवशोषित करने वाले जो अणु हैं, ये सूरज की विकिरणों का या प्रकाश ऊर्जा का, किसका? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके अभिक्रिया केंद्र CHL 680 जिसको अपन P680 भी बोलेंगे, CHL 680 यानी इसको प्रदान कर देते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो प्रकाश तंत्र में काम आने वाले प्रकाश ग्राही अणु हैं, ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके अंत में अभिक्रिया केंद्र P680 को दे देते हैं। यहाँ पे केवल 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश काम में आता है। ध्यान रखना, यहाँ तो 700 तक का काम में आ रहा है, यहाँ पे केवल 680 नैनोमीटर तक का प्रकाश है वही काम में लिया जाता है। किसमें? पीएस सेकंड में केवल 680 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाला ही प्रकाश काम में लिया जाता है। पीएस सेकंड है वो हरित लवक के ग्रेना पट्टिकाओं में संपन्न होता है। ग्रेना पट्टिकाओं में संपन्न होता है और ये केवल पीएस सेकंड है यानी फोटो सिस्टम सेकंड है, केवल नॉन साइक्लिक या अचक्रीय प्रकाश या फोटोफास्फोरिलीकरण
यानी नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलीकरण में काम आता है। यानी पीएस फर्स्ट है वो केवल अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में काम आता है, और पीएस फर्स्ट की बात करें तो ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण में काम आता है। अब पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में ध्यान देना, यहाँ पे तो जो विभिन्न प्रकार के प्रकाश ऊर्जा जो ग्राही हैं वे प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके अंत में CHL 700 को या P700 को देते हैं, जो अभिक्रिया केंद्र की तरह काम आ रहा है। ये कहाँ पे ग्रेना स्ट्रोमा के थाइलेकोइड में संपन्न हो रहा है, और पीएस फर्स्ट चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकार के प्रकाश फास्फोरिलीकरण में काम आता है। पीएस सेकंड है, इसके अंदर जो ये परहरित के अणु है CHL 650, 660, 670, 680 काम में आ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना 690 और 700 भी काम आ रहा था, यहाँ पे केवल 680 तक का ही काम आ रहा है, क्योंकि ये पीएस सेकंड है, इसमें केवल 680 नैनोमीटर तक का ही प्रकाश अवशोषित किया जाता है। और ये प्रकाश अवशोषित करके ये विभिन्न प्रकार के प्रकाश ग्राही हैं, वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके अंत में अभिक्रिया केंद्र CHL 680 या P680 को दे देते हैं। ये जो पीएस सेकंड है ये हरित लवक के ग्रेना पट्टिकाओं में संपन्न होता है। पीएस सेकंड है वो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में काम में आता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीएस फर्स्ट की क्रिया विधि। ध्यान देना, पीएस फर्स्ट की क्रिया विधि यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट की क्रिया विधि, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो किस प्रकार से और कैसे संपन्न होता है। हाँ जी, पीएस फर्स्ट की जो क्रिया है इसमें जैसे ये सूरज है, ये कौन है, सूर्य है। अब इस सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इनमें ऊर्जा के फोटोन हैं। ऊर्जा के क्या हैं, फोटोन हैं। यानी इस क्रिया के अंदर सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले जो ऊर्जा के फोटोन हैं वो हरित लवक कहाँ पे, पत्ती में, भाई पत्ती के ऊपर गिरी है प्रकाश की किरणें, तो ये हरित लवक के विभिन्न प्रकार के प्रकाश ग्राही जो अपन पीएस फर्स्ट के अंदर काम में लिए थे वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और अंत में अभिक्रिया केंद्र P700 को डोनेट कर देते हैं। अब P700 को डोनेट करने के बाद P700 से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। अब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा तो ये P700 है ये ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो अभिक्रिया केंद्र P700 है वो ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाता है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों, जैसे अपन बात करें इसको बोलते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों जैसे आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरोडोक्सिन, FD को क्या बोलते हैं, फेरोडोक्सिन से गुजरते हुए अंत में क्या करेंगे, NADP प्लस द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषित हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर से निकले, ये यहाँ गए और यहाँ से इन इलेक्ट्रॉनों को NADP प्लस ने
अवशोषित कर लिया। अब ये NADP प्लस है, वो NADPH प्लस में अपचयित हो गया, ये अपचयित हो गया। NADP प्लस है वो NADPH प्लस में क्या हो गया, अपचयित हो जाता है। अर्थात अब ये जो NADPH प्लस एक प्रकार से अब अपचायक का काम करता है। किसका काम करता है, ये अपचायक का काम करेगा, अपचायक का काम करता है, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया में, किसमें, अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर, अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन में काम आता है, काम आता है। दोबारा से समझें, ध्यान देना। PS फर्स्ट की क्रिया विधि, PS फर्स्ट के अंदर सौर ऊर्जा से प्राप्त जो फोटोन है वो हरित लवक के अंदर परणहरित के विभिन्न प्रकाशग्राही अणुओं द्वारा अवशोषित किए जाएंगे और अंत में प्रकाश ऊर्जा को अभिक्रिया केंद्र P700 को दे देते हैं, क्योंकि PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र क्या है, P700 है। किसको दे दिए, P700 को दे दिए। अब P700 में एनर्जी स्टोर होती जाएगी। अब ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। कहां से, P700 से। अब ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों जैसे आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडोक्सिन से गुजरते हुए अंत में कहां पहुंचेंगे, NADP प्लस द्वारा अवशोषित हो जाएंगे। ये NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। NADPH प्लस में अपचयित हो जाएगा। अब ये NADPH है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन में काम आता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन PS सेकंड की क्रिया विधि। PS सेकंड की क्रिया विधि यानी PS सेकंड किस प्रकार से संपन्न होता है। हाँ भाई, PS सेकंड में एक ध्यान रखना, PS सेकंड के अंदर, PS सेकंड में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है। ध्यान रखना, जल का प्रकाशिक अपघटन कहां पे होता है, PS सेकंड में। यानी फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर जल है, वो H2O है, ये टूट जाता है। जल का प्रकाशिक विघटन कहां पे होता है, PS सेकंड के अंदर। अब ये जो PS सेकंड के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रकाशग्राही अणु थे, वे प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और अंत में अभिक्रिया केंद्र P680 को प्रदान कर देंगे। जैसे यहाँ पे P700 को प्रदान किया है, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जो प्रकाशग्राही अणु हैं वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके अभिक्रिया केंद्र P680 को प्रदान कर देते हैं। अब इस P680 से भी क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। P680 से भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। जो फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन ग्राही द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। जो फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे जल के अणु का क्या होता है, प्रकाशिक विघटन होता है। क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हुआ। प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण होने के बाद सारी की सारी प्रकाश ऊर्जा अभिक्रिया केंद्र
P680 को प्रदान की गई। P680 से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? फियोफाइटिन के पास चले गए, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य कर रहा है। अब ये फियोफाइटिन है, वो क्या कर देता है? जल का प्रकाशिक विघटन कर देता है। इसके लिए कैल्शियम, इस क्रिया के लिए ये कैल्शियम मैग्नीज क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीज क्लोराइड आयन भी काम में आते हैं। क्लोराइड आयन भी काम में आते हैं। हाँ भाई, अब जल के प्रकाशिक विघटन से ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन P680 के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। वापस क्या कि अब यहां से भाई इसने तो क्या कर दिया? फियोफाइटिन ने H2O का विघटन कर दिया। अब H2O के विघटन से इलेक्ट्रॉन निकले, उन इलेक्ट्रॉनों को वापस किसने ग्रहण कर लिया? P680 ने ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे P680 है वो वापस से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। P680 वापस अपनी, क्योंकि इसके पास यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे, वापस इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये कैसे P680 किस स्थिति में आ गया? वापस से सामान्य स्थिति में आ जाता है। अब PS फर्स्ट में ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा, अब PS फर्स्ट देख रहे हैं अपन, PS फर्स्ट में ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे, अब उनकी जगह क्या बन जाते हैं? छिद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस से इसके पास नहीं आए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को तो NADPH+H+ ने ग्रहण कर लिया, अब यह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के कारण यहाँ पे क्या बन गए? इलेक्ट्रॉनों के निकलने के जगह पे इलेक्ट्रॉन छिद्र बन जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन छिद्र हैं, इनको भरने के लिए जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो काम में ले लिए जाते हैं, जो PS सेकंड से निकलते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन ग्राही, यहाँ पे अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन ग्राही एक प्लास्टोसाइनिन होता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्राही है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन, ये जो प्लास्टोसाइनिन है वो PS फर्स्ट, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन छिद्रों को भरने के काम आएंगे, तो यहां से ले जाने का काम कौन कर रहा है? प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन है, ये PS फर्स्ट और PS सेकंड के मध्य योजक कड़ी का काम करता है। किसका काम कर रहा है? योजक कड़ी का काम करता है। कौन? PS फर्स्ट और PS सेकंड के मध्य योजक कड़ी का काम कौन कर रहा है? प्लास्टोसाइनिन। क्यों? क्योंकि जो PS सेकंड के अंदर जल के प्रकाशिक विघटन से जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच गए, उन इलेक्ट्रॉनों का उपयोग PS फर्स्ट से निकले इलेक्ट्रॉनों के जगह जो छिद्र बन गए थे, उन छिद्रों को भरने के लिए काम में ले लिया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को ले जाने का काम ये प्लास्टोसाइनिन करता है। कौन करता है? प्लास्टोसाइनिन करता है। अर्थात प्लास्टोसाइनिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके PS फर्स्ट को प्रदान करता है। इस वजह से प्लास्टोसाइनिन को PS फर्स्ट और PS सेकंड के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। हाँ भाई, अगला हमारा बिंदु आता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, जिसको अपन ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। हाँ भाई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, किसमें? फोटो जो सिंथेसिस क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूरज से प्राप्त ऊर्जा पर्ण हरित अणुओं के इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन में काम आती है।
यानी पीएस में जो प्रकाश ऊर्जा है वो परणहरित से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए काम में आती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए काम में आती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं भाई? ऊर्जा मुक्त करते हैं। यदि मुक्त ऊर्जा पर्याप्त हो, यहां से ऊर्जा है ये पर्याप्त हो, क्या हो? पर्याप्त हो तो एटीपी का निर्माण होता है। अगर एटीपी बनाने के लिए जो ऊर्जा है वो पर्याप्त होगी तो क्या बन जाएगी? एटीपी बन जाती है। और अगर पर्याप्त नहीं होती है तो इस ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। ऊष्मा के रूप में क्या कर दिया जाता है भाई? उत्सर्जित कर दिया जाता है, या अर्थात वो ऊर्जा है नष्ट हो जाती है। इसे ही हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन कहते हैं। दोबारा से समझो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर सूरज से प्राप्त जो ऊर्जा है वो परणहरित के अणुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का काम करती है। जो प्रकाश ऊर्जा है वो परणहरित अणुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का काम करती है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए क्रमबद्ध तरीके से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं एवं क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। अगर मुक्त की गई ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है, मुक्त की गई ऊर्जा यदि पर्याप्त मात्रा में है तो एटीपी का निर्माण होता है, और यदि अपर्याप्त मात्रा में है तो उस ऊर्जा का उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश फास्फोरिलीकरण, या इसको अपन फोटोफास्फेटीकरण भी बोल देते हैं। प्रकाश फास्फेटीकरण, प्रकाश फास्फेटीकरण। हाँ भाई, क्या होगा? सूरज से जो ऊर्जा आई उसमें ऊर्जा के क्या हैं? फोटोन है। ऊर्जा के क्या हैं? प्रकाश ऊर्जा के फोटोन है। अब ये फोटोन क्या करते हैं? परणहरित से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। परणहरित से इलेक्ट्रॉन का क्या किया? उत्सर्जन किया। अब ये ऊर्जा, यहाँ पे यही बात आ रही है, अगर ऊर्जा पर्याप्त है तो किसका निर्माण हो गया? एटीपी का। अर्थात उत्तेजन से क्या भाई? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ, ऊर्जा मुक्त हुई। क्या हुई? ऊर्जा मुक्त हुई। इस ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाएगा? एटीपी निर्माण में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? एटीपी निर्माण में। यानी यहाँ एडीपी से, एडोसिन डाइफास्फेट से एडोसिन ट्राइफास्फेट का निर्माण किया जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फेटीकरण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा से प्राप्त फोटोनों के अंदर जो ऊर्जा निहित होती है वो ऊर्जा परणहरित के अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है। इलेक्ट्रॉनों से क्या ऊर्जा मुक्त होती है, जो एडीपी से एटीपी का निर्माण करने के लिए काम में ली जाती है। अर्थात एडीपी से उस ऊर्जा का उपयोग करके एडीपी से किसका निर्माण किया जाता है? एटीपी का निर्माण किया जाता है। इसी क्रिया को, अर्थात एडीपी से एटीपी बनी, किससे? प्रकाश ऊर्जा से
जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए परमाणु अणुओं से, उन इलेक्ट्रॉनों से जो ऊर्जा प्राप्त हुई उसका उपयोग एडीपी से एटीपी के निर्माण में, यानी फास्फेटीकरण में। यहाँ पे 2 फास्फेट के अणु, एडोसिन डाई फास्फेट है, ये एडोसिन ट्राई फास्फेट है, एक फास्फेट और जुड़ गया, तो एटीपी बन गया, अर्थात फास्फेटीकरण हो गया या फास्फोरिलीकरण। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। यानी प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी के साथ एक फास्फेट समूह और जुड़ गया और बन गया क्या? एटीपी। इसे ही फोटो फास्फोरिलीकरण कहते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सीधी सी बात है, प्रकाश ऊर्जा से जो फोटोन है वो परमाणु अणुओं का उत्तेजन करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा मुक्त होगी। उस ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाएगा? एडीपी से एटीपी के निर्माण में, अर्थात प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से, यहां से प्रकाश ऊर्जा गई, बस प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से ही किसका? एडीपी से एटीपी का निर्माण हो रहा है, अर्थात एडीपी के साथ एक फास्फेट समूह और जुड़ रहा है। एडोसिन डाई फास्फेट से एडोसिन ट्राई फास्फेट बन रहा है, यानी डाई से ट्राई बन रहा है, 3 जुड़ रहे हैं। 2 की बजाय अब कितने हो गए? यहाँ पे 3 फास्फेट समूह हो गए। एक फास्फेट समूह का योग हुआ, अर्थात फास्फोरिलीकरण हुआ, अर्थात फास्फेटीकरण हुआ। इसे ही हम फास्फोरिलीकरण या फोटोफास्फेटीकरण भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो फास्फोरिलीकरण है, इसकी खोज ओर्नन और उनके साथियों ने, ओर्नन एवं इनके साथियों ने 1954 में की। अब जो फोटोफास्फोरिलीकरण क्रिया है, ये 2 प्रकार की होती है, जो अपन पीछे भी पढ़ी है। पहली अपन पढ़ते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, अर्थात साइक्लिक फोटोफास्फोरिलीकरण। हाँ भाई, चक्रीय का मतलब एक साइकिल के रूप में, साइकिल क्या यानी घेरे के रूप में क्या होगा? एक अभिक्रिया संपन्न होगी, एक साइकिल चक्र के रूप में एक अभिक्रिया संपन्न होगी, जहां पे क्या बनेंगे? एटीपी बनेंगे। जहां पे क्या बनेंगे? एटीपी, क्योंकि प्रकाश फास्फोरिलीकरण में क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है। तो देखो, इस अभिक्रिया में केवल कौन काम में आता है? पीएस फर्स्ट काम में आता है। यानी अपन ने देखा था पीएस फर्स्ट है, अभी देखा था पीएस फर्स्ट है, ये जो पीएस फर्स्ट की बात अपन ने यहाँ पे की थी कि ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों में काम आता है, ये केवल अचक्रीय में काम आ रहा है। तो यहाँ पे पीएस जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहाँ पे संपन्न होगा? केवल पीएस फर्स्ट के अंदर संपन्न होता है। यानी चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहाँ पे संपन्न होता है? पीएस फर्स्ट में संपन्न होता है। यहाँ अभिक्रिया केंद्र, समझना भाई, इसको अभिक्रिया केंद्र क्या है हमारा? P700, ये अभिक्रिया केंद्र है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? अभिक्रिया केंद्र। बहुत सिंपल सा है। यहां पे अभिक्रिया केंद्र P700 के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पे जैसे सूरज है, ये सूर्य है, ये यहाँ से प्रकाश के फोटोन आए, प्रकाश के क्या है? ये फोटोन आए, और ये फोटोन कहाँ पे गिरे भाई? हरित लवक के ऊपर गिरे। तो पराहरित के विभिन्न अणु क्या हुए? उत्तेजित हुए। उन्होंने अपनी ऊर्जा ट्रांसफर अभिक्रिया केंद्र P700 पे कर दी। अब जिससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ। अब इन इलेक्ट्रॉनों को किसको दे दिया गया? आयरन सल्फर प्रोटीन को। आयरन सल्फर प्रोटीन को दे दिया जाता है।
अर्थात P700 से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर के गुजरेंगे। पहली इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? आयरन सल्फर प्रोटीन है। अब इस आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन है ये फेरिडोक्सिन के पास जाते हैं। किसके पास? फेरिडोक्सिन के पास। फेरिडोक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास जाते हैं। साइटोक्रोम B6 के पास जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास जाएंगे। साइटोक्रोम F के पास पहुंच गए। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच गए। और प्लास्टोसाइनिन से इन इलेक्ट्रॉनों को वापस किसको दे दिया जाता है? P700 को दे दिया जाता है। यानी एक चक्र के रूप में ये अभिक्रिया संपन्न हुई। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, कहने का मतलब है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में अभिक्रिया केंद्र P700 से निकले इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों जैसे आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरिडोक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए अंत में अभिक्रिया केंद्र P700 पर वापस लौट आते हैं और साथ में साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के बीच में, साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के बीच में क्या बनता है? ADP से ATP का निर्माण होता है। अर्थात साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के मध्य ATP बनती है। ADP के साथ एक फास्फेट समूह जुड़ जाएगा जिससे ATP का निर्माण हो जाता है। अतः इस अभिक्रिया में अभिक्रिया केंद्र P700 से जो निकले इलेक्ट्रॉन हैं वे ATP का संश्लेषण करते हुए, किसका संश्लेषण करते हुए, किसका निर्माण करते हुए? ATP का निर्माण करते हुए पुनः P700 पर लौट आते हैं। इसी कारण इसे चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। दोबारा से समझो, इस जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया है ये P700 के अंदर PS फर्स्ट के अंदर संपन्न होती है। यहाँ पे PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र कौन है? P700। तो फोटोन कहाँ पे पहुंच जाते हैं? P700 पे पहुंच जाते हैं, जिससे यहाँ P700 से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा जो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए कौन कौन सी? आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन से फेरिडोक्सिन, फेरिडोक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए अंत में P700 पे आ जाते हैं और साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के बीच में ATP का संश्लेषण होता है। अर्थात कहने की बात ये हुई कि यहाँ P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये ATP का संश्लेषण करते हुए वापस कहाँ पे आ गए? लौट करके एक चक्रीय क्रम में घूमते हुए वापस लौट करके कहाँ पे आ गए? P700 पर लौट कर आ जाते हैं। इस कारण इसे हमने क्या कहा है? चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब हम दूसरा देखते हैं, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। हाँ जी, अचक्रीय का मतलब भाई यहाँ पे कोई चक्र नहीं होगा, अर्थात कहने की सीधी सी बात है, या इलेक्ट्रॉन
P700 से निकले थे वो वापस लौट के नहीं आएंगे, अर्थात वापस एक तरह से साइकिल का निर्माण नहीं होता है। अब हम अचक्रीय की बात करें तो अचक्रीय जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है ये PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों में संपन्न होता है। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया है वो PS फर्स्ट व PS सेकंड दोनों में संपन्न होती है। PS चक्रीय है वो केवल PS फर्स्ट में होता है, अचक्रीय है वो PS फर्स्ट और PS सेकंड में संपन्न होता है। इसमें अभिक्रिया केंद्र, यहाँ पे देखो ये इसका अभिक्रिया केंद्र 700 होता है, इसका अभिक्रिया केंद्र 680 होता है, तो सालू पहले कौन सा होगा? 680 वाला, क्योंकि कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश भाई जल्दी प्राप्त होगा, तो PS फर्स्ट है वो जल्दी शुरू होता है। अर्थात कहने की बात क्या है, यहाँ अभिक्रिया केंद्र क्या है? P680। इस P680 से निकले इलेक्ट्रॉन हैं वो वापस P680 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो वापस P680 पर नहीं लौटते हैं, वापस P680 पर लौटने के बजाय ऐसे वापस लौटेंगे नहीं, लौटने के बजाय एक रैखिक पथ के द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए अभिक्रिया केंद्र P700 पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? P700 पर चले जाते हैं और अंत में किसका निर्माण होता है? NADPH+ का निर्माण होता है। इस क्रिया के अंदर साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य ATP भी बनती है और अंत में NADPH+H+ का निर्माण भी होता है। तो इसको समझते हैं। जैसे अभिक्रिया केंद्र यहाँ पे क्या है? P680, ये कौन सा PS है? सेकंड है, PS सेकंड है। PS सेकंड का अभिक्रिया केंद्र P680। अब यहाँ पे जो प्रकाश सूरज के जो फोटोन है आकर के गिरेंगे तो यहाँ पे जल का प्रकाशिक विघटन होगा, यानी जल है वो टूटेगा। किस में? H+ में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और O2 का निर्माण होगा, O2 का निर्माण होता है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वे 2 इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरेंगे। विभिन्न, ये तो फोटोन है, फोटोन, ठीक है, विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरेंगे। पहले फियोफाइटिन के पास जाते हैं, फियोफाइटिन के पास पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? फियोफाइटिन के पास पहुंच गए। फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचते हैं, प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचते हैं। प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन हैं साइटोक्रोम B6 के पास पहुंचते हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं साइटोक्रोम F के पास पहुंचते हैं। साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचते हैं। किसके पास पहुंच गए? प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच गए। फिर प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं? P700 पे पहुंच जाते हैं, P700 के पास पहुंच जाते हैं, यानी वापस P680 पे नहीं लौटे। कहाँ पहुंच गए? P700 पे। अब P700 से ये इलेक्ट्रॉन है वो आयरन सल्फर प्रोटीन के पास चले गए और आयरन सल्फर प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन के पास चले गए। किसके पास चले गए? फेरिडोक्सिन। और फेरिडोक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन NADP द्वारा अवशोषित कर लिए गए। किसके द्वारा? NADP। और ये NADP है
ये जो H प्लस यहाँ से निकले थे, इन H प्लसों को भी अवशोषित कर लेगा, यानी ये H प्लस भी यहाँ आ गए और H प्लस से मिलकर के क्या बना लेगा, ये NADP H प्लस का निर्माण कर लेता है। NADP H+ का निर्माण कर लेता है। दोबारा से समझो, ये यहाँ पे PS फर्स्ट काम में आ गया। देखो, अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अभिक्रिया केंद्र P680 से निकलते हैं। P680 से निकले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वापस P680 पर लौटने के बजाय एक रैखिक पथ में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। एक रैखिक पथ में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों जैसे फियोफाइटिन है, प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए P700 पर आ जाते हैं, यानी अभिक्रिया केंद्र जो PS फर्स्ट के अंदर आ जाते हैं। अब यहां से कहां पहुंच गए, सल्फर आयरन प्रोटीन के पास, सल्फर आयरन प्रोटीन से फेरिडोक्सिन के पास, और फेरिडोक्सिन से NADP इसे 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगी और यहां से 2 H+ ले लिए जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ NADP को NADP H+ में अपचयित कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NADP H+ का अंत में निर्माण करते हैं। इस क्रिया में वही साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के मध्य यहाँ पे क्या बनेगा, ADP से एक फास्फेट समूह जुड़ जाएगा और ATP का निर्माण होता है। ATP का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में ATP के साथ साथ NADP H+ का निर्माण भी होता है, यानी NADP H+ भी बनते हैं। इसके अंदर सीधी सी बात है भाई, P680 से जो निकले इलेक्ट्रॉन हैं वो पुनः P680 पर नहीं लौटते। इस कारण इसे हम अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इस फास्फोरिलीकरण में कौन ऑक्सीजन मुक्त होती है, क्योंकि PS सेकंड के अंदर जल का प्रकाशिक विघटन होता है। अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को जेड स्कीम, जेड देखो ऐसे ये जेड बन रहे हैं, जेड इस तरह से, यानी अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को क्या जेड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है, जेड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। हाँ भाई, नेक्स्ट अब हम बात करें कि भाई अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में जल के प्रकाशिक अपघटन से O2 का निष्कासन हुआ। एक तो क्या हुई, O2 निकली, O2 का निष्कासन हुआ। वह ATP, भाई एक तो O2 का निष्कासन हुआ, ATP बनी और NADP H+ का निर्माण होता है। अब जो ये ATP बनी है, इस ATP को, यानी यहाँ पे जो ATP बनी है, इस ATP को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण शक्ति, स्वांगीकरण शक्ति कहते हैं। ATP को तो क्या कहते हैं, स्वांगीकरण शक्ति। और जो NADP H+ बना है, इसे अपचायक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक शक्ति कहते हैं।
क्या कहते हैं? अपचायक शक्ति कहते हैं। ये जो अपचायक शक्ति है और जो एटीपी और ये जो बने हैं NADPH+H+, इसमें जो ये NADPH+H+ है, इसका उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन में काम लिया जाता है। CO2 के अपचयन में काम लिया जाता है। हाँ भाई, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में एक तो O2 बनती है, O2 प्राप्त होती है, ATP प्राप्त होती है, NADPH+H+ प्राप्त होते हैं। इस ATP को तो स्वांगीकरण शक्ति कहते हैं और NADPH+H+ को अपचायक शक्ति कहते हैं। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जो डार्क रिएक्शन है, अप्रकाश अभिक्रियाएं हैं, उनमें CO2 के अपचयन में काम में लिया जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनती है। अब कई बार आपसे पूछ लेता है सिंपल वे में एक क्वेश्चन कि भाई चक्रीय व अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में अंतर बताओ। चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में अंतर बताओ। तो हम सीधी सी बात है, चक्रीय में तो केवल कौन काम आता है? PS फर्स्ट काम आता है, या चक्रीय फास्फोरिलीकरण PS फर्स्ट में संपन्न होता है भाई। और अचक्रीय PS फर्स्ट व PS सेकंड दोनों में संपन्न होता है, यानी इसमें केवल PS फर्स्ट भाग लेता है, इसमें PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जल का प्रकाशिक विघटन है वो नहीं होता, प्रकाशिक विघटन नहीं होता। यहाँ पे H2O का प्रकाशिक विघटन होता है, जल का प्रकाशिक विघटन होता है, यानी जल का प्रकाशिक विघटन हो रहा है। तीसरी बात, यहाँ पे O2 का निष्कासन नहीं होता, निष्कासन नहीं होता, और यहाँ पे O2 का निष्कासन हो रहा है क्योंकि जल का प्रकाशिक विघटन हो रहा है। O2 का निष्कासन होता है, ये अपन ने देख लिया था। यहाँ पे एक NADPH+H+ का निर्माण नहीं होता, और यहाँ पे NADPH+H+ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अपना आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। जो आगे के टॉपिक हैं उनके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।